हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज प्रीलिम्स के 2013 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्री के पेपर में, जिसमें एनवायरनमेंट का सेगमेंट अभी हम कर रहे हैं। और मेरे वीडियोज़ में सबसे ख़ास क्या है कि मैं कोई एडिट नहीं करता हूँ, जैसे वीडियो बनते हैं वैसे ही करता हूँ। पिछली वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस तक कर चुके थे, आप वो पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें जो पूछा हुआ है, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो ये कह रहा है कि पारितंत्र जो होता है वो उसकी उत्पादकता एक होती है और उसमें घटता हुआ क्रम कौन सा है कि भाई कौन से पारितंत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, उत्पादकता सबसे ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महासागर में उतनी उत्पादकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए स्टार्टिंग में दिख रहा है कि महासागर, जबकि मैंग्रोव, आपने सुना होगा कि मैंग्रोव में जैव विविधता अधिक होती है, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं आप उत्पादकता यहाँ अधिक होगी। तो इसके कारण ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। इसमें भी महासागर आगे दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ इन दोनों में से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो महासागर के तो हटा दिया, फिर अब आता है मैंग्रोव, मैंग्रोव के बाद महासागर, महासागर के बाद घास स्थल। अब महासागर में कि उत्पादकता घट रही है, जबकि अधिकतर क्या है कि घास स्थल की महासागर के हिसाब से ज़्यादा उत्पादकता होती है, तो यहाँ घास स्थल आगे आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनता है, आंसर बनता है सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब क्या है कि जैसे कि किसी भी क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई सतह में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा ही पारितंत्र उत्पादकता कहलाती है। तो जैसे कि हमें पहले ना इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते, पारितंत्र की उत्पादकता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है परिभाषा इसकी, जैसे प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई सतह के सकल संचित ऊर्जा की मात्रा ही पारितंत्र उत्पादकता होती है। इसमें पोषण स्तर में श्वसन द्वारा खर्च ऊर्जा को घटाने पर शुद्ध प्राथमिक उत्पादन तय होता है। अब जैसे ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, एक पेड़ होता है। अब ये पेड़ क्या है कि जमीन से भी खनिज तत्व लेता रहता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसमें ना जो ये इसकी प्रोडक्टिविटी जो आएगी, जो कैलोरीज ये बर्न करेगा, क्योंकि जब ये खाना बनाएगा सूर्य की रोशनी से, तो उसमें ना इसमें भी एक एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। जैसे हम इंसान की मान सकते हैं, तो इंसान खाना खाता है तो उस खाने को पचाने के लिए एक एनर्जी लगती है, या फिर उस खाने के लिए जैसे हम दिन भर हमारी एनर्जी किस में लॉस होती है, हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं, हम साँस जो लेते हैं, तो उसमें हमारी एक एनर्जी आती है, ठीक है? तो उस एनर्जी को अगर हम इस जो ये इसका जो बायो ये उत्पादन पता होगा कि इसका प्योर बायोमास कितना है, और उसमें से हम क्या है जो श्वसन में एनर्जी खर्च होगी, वो वाली घटा देंगे, तो हमें क्या है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता आपको पता चल जाएगी, ठीक है? और जैसे कि दूसरा एक इसका क्या बनेगा कि अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। अब जैसे यहाँ कह रहे हैं अधिक विविधता वाले, जैसे अब मैंग्रोव की बात हो रही है, तो मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा अधिक विविधता पाई जाती है। जब इसमें विविधता अधिक है, तो इसकी उत्पादकता भी अधिक होगी, ठीक है? अब क्या कहते हैं उत्पादकता क्या है? अब उत्पादकता ये क्या है? उत्पादकता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है? जो मैंने कहा था अभी, जैसे कि या क्या कह देंगे बायोमास का उत्पादन, ठीक है? तो ये हो जाएगा बायोमास का उत्पादन, ठीक है? तो इस तरह से करेंगे और जैसे कि हम बात करते हैं अब यहाँ पे समुद्र की। अब जैसे हमने समुद्र को पीछे कर दिया कि भाई महासागरों की उत्पादकता मैंग्रोव के हिसाब से कम होती है। तो जो समुद्र में जो उत्पादकता होती है वो लगभग 50 ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर होती है। तो ये क्या कह रहा है, मतलब कि 1 मीटर का प्रति वर्ग मीटर हुआ ये समुद्र का, ठीक है? और इसमें क्या है 50 ग्राम उत्पादकता होती है, ठीक है? जबकि भूमि में क्या होती है, ये अब हम मान लेते हैं ये हो गया समुद्र। अब हम भूमि की बात करें, अब भूमि में भी इतने एरिया में कितनी आएगी, और 160 ग्राम, ये क्या है पर ईयर है,
हैं, और जबकि मैंग्रोव में कितनी होती है। अब देखो मैंग्रोव के बारे में अगर हम पता करें तो 1/1 का हम 1 मीटर का ये एरिया लेते हैं, तो इसमें जो है प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम उत्पादकता 3300 से 6000 ग्राम कार्बन होती है प्रति वर्ग मीटर में, तो इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, ठीक है? तो हम यहाँ ये देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ भूमि की बात कर रहा था, तो भूमि क्या यहाँ घास स्थल में आएगी, इसकी 160 है, जबकि समुद्र की 50 है, तो यहाँ देखो घास स्थल आगे आ रहा है, इसीलिए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ये इज़िली किया जा सकता था। और अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट की बात करें के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं, ठीक है? ये कुल मिला के बात क्या कह रहा है, जैसे आपके पुराने कंप्यूटर या उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनका क्या वो उसे क्या कहते हैं, ई अपशिष्ट कहते थे, यानी कि ये क्या इलेक्ट्रॉनिक का कचरा हुआ। अब इस कचरे को हम जब उसका निदान करते हैं, जब ठीक है, तो इस कचरे के निदान करते वक्त में क्या होगा, तो उसमें से कुछ हानिकारक तत्व बाहर निकलेंगे जो पर्यावरण में निर्मुक्त होंगे, जो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में अब ये है क्वेश्चन। इसका अब आंसर हम कैसे पता कर सकते हैं? पहले आप देख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए ई अपशिष्ट में कौन-कौन से आते हैं, जैसे कि बेरिलियम तो आता ही है और कैडमियम भी आता है, ठीक है? और क्रोमियम, हेप्टाफ्लोर, अब ये डाउट में है, ठीक है? इसका नाम सुना-सुना सा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो पारद भी आता है, सीसा आता है। अब प्लूटोनियम भी नहीं सुना है मैंने तो, ठीक है? तो इसमें 4 और 7 आप देख लीजिए, इस 4 और 7 पे आपका डाउट है, तो इसमें देखो कि 4, अब 4 इसमें भी है, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए 4 इसमें भी है और 1 इसमें भी। अगर आपको सिर्फ़ ये पता होता कि हेप्टाक्लोर भी नहीं आता है ये अपशिष्ट में जो कचरा आता है, तो भी आप इसका आंसर ईज़िली निकाल सकते थे। इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक काम करती थी, ठीक है? तो हम ये डिलीट करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब थोड़ा-सा ई-कचरे के बारे में बात कर लेते हैं कि ई-कचरा होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक उपकरण से निकलता है, ये मैं बता चुका हूँ। और ई-वेस्ट में जैसे भारी धातुएँ आती हैं, ई-वेस्ट में भारी धातु जैसे पारा आता है, ठीक है? पारा और पारा आता है, लिथियम, क्रोमियम, सीसा, बेरियम, कैडमियम, और देखो एक ये है क्या, पॉली ब्रो सॉरी ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेटस, ये ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हो पारा, लिथियम, क्रोमियम, सीसा, बेरियम, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेडस, ठीक है। अब ये हो गया, आप इसमें देख लो, अब यहाँ कहीं पे हेप्टाफ्लोर और प्लूटोनियम नहीं आया है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि अम्ल वर्षा। अब आपने सुना होगा अम्ल वर्षा क्या होती है? एसिड रेन के नाम से इसे बोला जाता है कि एसिड रेन। अब ये क्या होता है कि जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं धातु बनाने वाली, उसमें से SO2 निकलता है, तो वो क्या कहते हैं पर्यावरण में चला जाता है इस वज़ह से। तो अब इसके क्या है कि अम्ल वर्षा में पर्यावरण में प्रदूषक, देखिए अम्ल वर्षा पूछा पर्यावरण प्रदूषक के कारण क्यों होती है, ठीक है? तो अम्ल वर्षा में ऐसा होता क्या है? तो अम्ल वर्षा CO2 और नाइट्रोजन की वज़ह से नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये तो वाहनों से निकलने वाली गैसें होती हैं, ठीक है? ओज़ोन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ओज़ोन का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें। तो इसमें क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलती है इंडस्ट्रीज से, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड भी वहीं से निकलती है। तो ये एक ये क्या है अम्ल वर्षा के लिए एक चक्र होता है, ठीक है? इसमें कैसे होता है कि एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है? इसमें से धुआँ निकल रहा है, और इसमें धुएँ में SO2 निकल रहा है, उधर से बारिश के लिए बारिश हो रही है, यहाँ H2O आ रहा है, तो H2SO4 ये बन जाता है, तो इससे क्या है कि एसिड रेन बनती है, ठीक है? तो ऐसे करके होता है। आप एक बारी जैसे कॉन्सेप्ट को आप समझ लो जब भी है, ठीक है? अभी
इसमें क्या है कि इसका जिस वर्षा में पीएच वैल्यू, अब इसका दूसरी चीज़, अब हमें अम्ल वर्षा के बारे में पता होना चाहिए। हम पीवाईक्यूज़ देखते वक़्त क्या होना चाहिए? अम्ल वर्षा। इसकी क्या है? पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है। अगर इसकी किसी भी वर्षा की अगर 5.6 से कम वैल्यू है तो उसके आधार पर हम उसे अम्ल वर्षा कहा जा सकते हैं। ठीक है? अब अम्ल वर्षा जब होगी तो क्या होगा? देखो इसके कारण क्या है कि झीलें और नदी या अन्य जो जल निकाय हैं वो प्रदूषित होंगे, और जो इनमें रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी ये खतरा उत्पन्न करेगा। तो ये क्या है? जैव विविधता को कम करेगा। इससे क्या है? मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, मानव स्वास्थ्य जो होगा, या सूक्ष्म जीव या निर्जीव पदार्थ, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे इमारतें आपने देखा होगा कि ताजमहल का रंग काला पड़ रहा है, ठीक है? तो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे आस-पास चमड़े के उद्योग हैं जहाँ से एसिड रेन हो जिसकी वजह से एसिड रेन होने का खतरा होता है। तो इस वजह से वहाँ पे उन्हें बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पे भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है? और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पारितंत्र में, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में, अब आपको देखो पीवाईक्यूज़ में या एनवायरनमेंट में पारितंत्र पता होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि खाद्य श्रृंखलाएँ होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि अब खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन 1, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक है? यहाँ पर एक लिंडेमन महोदय हैं, मतलब इन्होंने ऊर्जा का नियम दिया था। कौन-सा? ऊर्जा का नियम। इसमें क्या बताया था कि जैसे कि यहाँ पर 1000 कैलोरीज़ हैं, ये नेक्स्ट खाद्य स्तर में जाएगी तो यहाँ से सिर्फ़ 100 जाएँगी, क्योंकि 90% तो ये खुद खर्च कर लेगा। तो एनर्जी का कितना ट्रांसफ़र हुआ? ओनली 10%। तो इन्होंने क्या किया कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो एनर्जी जाएगी वो केवल 10% ही एनर्जी जाती है। ठीक है? और अभी क्या है कि जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के द्वारा आहार पोषित होती है, बिल्कुल खाद्य श्रृंखला की सही परिभाषा बता रहा है ये। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, नहीं, खाद्य श्रृंखला, अब खाद्य आप देखेंगे ना, फूड चेन, आप देखिएगा वो कितने तरह से जुड़ा होती है। जैसे कि एक खरगोश है, उसको शेर भी खा सकता है, उसे कुछ और भी खा सकता है, लकड़बग्घे खा सकते हैं, या और खरगोश जैसे घास खाता है। अब घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है, साँप भी खा सकता है, तो ऐसे करके फूड, मतलब फूड वेब बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें और तीसरा आता है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है का निर्देशन करती है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है कि जीवों की संख्या का कैसे बता देगी कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन नहीं बता सकती ना, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब आप देख लीजिए 3 तो गलत है, ऑप्शन 1, 2 गलत है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। अब और सबसे ध्यान देने की बात क्या है कि खाद्य श्रृंखला यह दर्शाएगी कि आहार का क्रम क्या होगा और कौन-सा जीव किस खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर होगा। जैसे कि प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता होगा, ठीक है? ना कि ये दर्शाता है कि उनकी संख्या क्या होगी। ये बता सकता है कि प्राथमिक उत्पादकता कौन है, जैसे घास, पेड़-पौधे प्राथमिक उत्पादकता आ रहे हैं, द्वितीय में कौन से आ जाएँगे, शाकाहारी आ जाएँगे, तृतीयक में मांसाहारी और वो आ जाएँगे, ठीक है? और इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पर संख्या किसमें दिखाई जाती है? पिरामिड में। तो आप यहाँ पर संख्या पिरामिड में देख सकते हो। तो यह ये संख्या पिरामिड बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या के साथ संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है? और संख्या पिरामिड क्या है कि ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। यानी कि संख्या पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है, ये उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। ठीक है? जैसे अब यहाँ पर घास होती है 1000, यहाँ पर 100 टिड्डे होते, यहाँ पर 10 बाज होते, ऐसे भी हो सकता है, या फिर और अन्य तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है? तो संख्या पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जिसे उल्टा और सीधा दोनों बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान पूछा है और उद्यानों से होकर बहने वाली नदी। आपके लिए जब आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, मतलब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज़ देखने का एक बेनिफिट होता है कि आप जैसे कोई भी नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो वहाँ ध्यान दे लें कि भई इसमें कौन-कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है? इस हिसाब से आपको थोड़ा-सा सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि पीवाईक्यूज़ का फ़ायदा क्या होगा।
अब इसमें देखते हैं हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से गंगा बहती है? नहीं। ठीक है। काजीरंगा, अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मनास नहीं, कावेरी साइलेंट वैली नहीं, तो इसमें से कोई भी नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है कि देखो, अब हम पहले बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में माना गया था, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से की गई थी। और यहाँ से बहने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो यहाँ से बहने वाली मुख्य नदियों में आती है सोन, ठीक है? और इसमें से रामगंगा, रामगंगा इसकी सबसे फेमस है, इसे रामगंगा रिज़र्व के नाम से भी जाना जा सकता है। मंडल, कोसी और पलेन, ठीक है? और कोसी, पलेन आदि नदियाँ यहाँ से बहती हैं, ठीक है? तो आप ऐसे करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, और इसमें टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2007 में, ठीक है? और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या है कि 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में, कौन सी? विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था, ठीक है? और अब यहाँ से कौन-सी, सबसे बड़ी बात है नदी पूछा था, यहाँ पे कौन-कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर नदी बहती है डिप्लू। अब डिप्लू नदी यहाँ से होकर बहती है। और देखो काजीरंगा सबसे बड़ा किस लिए फेमस है? काजीरंगा एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए फेमस है, ठीक है? दूसरा क्या है यहाँ पर? वहीं सब घनत्व सबसे ज्यादा पोबितारो वन्यजीव अभयारण्य में। अब गेंडे का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है? तो इसी में पड़ता है पोबितारो वन्यजीव अभयारण्य। बितारो वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? तो और इसमें क्या है कि साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा, आपने सुना होगा साइलेंट वैली दक्षिण में पड़ती है, ठीक है? तो ये क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है? और राष्ट्रीय उद्यान इसे 1984 में घोषित किया गया था। यहाँ पर क्या है कि जब अब देखो साइलेंट वैली में हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखो पिछले ये क्वेश्चन आया हुआ है लॉयन टेल्ड मकाक के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर लॉयन टेल्ड मकाक और भारतीय सिवेट, सांभर बाघ इत्यादि पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुंती पूजा नदी इससे होकर बहती है, तो ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह कौन सी नदी आती? कुंती पूजा, सॉरी साफ नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। कुंती पूजा नदी यहाँ से होकर बहती, ठीक है? तो ऐसे ये हो सकता है। और दूसरा इसको सोचने का तरीका ये हो सकता था क्योंकि कावेरी नदी केरल से होकर कभी नहीं बहती है, ठीक है? तो कॉमन सेंस से भी आंसर लगाया जा सकता था, ठीक है? तो कावेरी केरल से होकर नहीं बहती, और जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ेगा? ये केरला में पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट, 14 ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व जो किया था 10, अभी एक सेकेंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, अभी देख लेते हैं वो कहीं आगे पीछे हो गया होगा उसमें। तो निम्नलिखित में से, अब ये क्वेश्चन है, अब बड़ा करके देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ठीक है, अब ये सिंपल सा ऐसी, ये पारिस्थितिकी कर्मता पूछा है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पारिस्थितिकी, ये इकोटोन नहीं पूछा है, ठीक है? तो इकोटोन ऐसा प्लेस है जहाँ पर लैंड और यहाँ पर पानी
जो होता है ये वाला प्लेस जो बनता है यहाँ की जैव विविधता अधिक होती है वो पूछा गया था। ये आवास पूछ लिया, आवास क्षेत्र पूछा नहीं। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका अब कार्य का वर्णन करता है। अब एक बार आप इसे इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms। ठीक है, तो नीचे जैसे आवास तो हो गया, क्या नाम है, इस आवास और नीचे में कैसे अंतर लगा सकते हैं कि ये पूरा मकान है और मकान में एक कमरा। ठीक है, तो ये कमरा ऐसे करके नीचे को समझा जा सकता है। ठीक है, आवास और नीचे में इतना अंतर होता है, तो आवास के अंदर होता है नीचे, वहाँ जीव की क्या है, कार्यात्मक भूमिका होती है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इकोलॉजी कर्मता, आप इसकी अगर डेफिनेशन जानते हो, एक प्रजाति की उसके निवास स्थान या पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को दर्शाता है। ध्यान है कि जिस निवास में केवल प्रजाति के पते यानी कि कहाँ रहता है को दर्शाया जाए, जबकि कर्मता उसकी कार्यात्मक भूमिका भी दर्शाती है। तो यहाँ जैसे कर्मता से क्या कह रहा है, कर्मता वर्ड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि कार्यात्मक भूमिका को भी दर्शा सकता है। जहाँ की एड्रेस की बात करें तो वो आवास की बात हो जाती है। ठीक है, कर्मता में देखोगे तो एक ही आवास में दो प्रजातियां एक कर्मता एक जैसी नहीं हो सकती। अब जैसे एक ही जगह में जो दो प्रजाति होंगी उनकी सेम कर्मता नहीं हो सकती, इनकी अलग अलग होगी। और एक ही क्या कहते हैं, निशे में दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, और इकोटोन में आपको बता दिया कि विविध पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण का मिलन स्थान होता है। जैसे अब यहाँ जैसे समझ सकते हैं मैंग्रोव समुद्र तट के किनारे पर होते हैं, वही आप जैसे ऐसे मैं बता रहा था, तो यही हो गया इकोटोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रकाश रासायनिक धूम। अब आजकल आप देखेंगे प्रकाश रासायनिक धूम को बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, अब आप इसके लिए ना कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट होना चाहिए कि प्रकाश रासायनिक धूम कैसा क्या होता है और कैसे बनता है। पहले हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो प्रकाश लॉस एंजलिस स्मॉग कहा जाता है इसे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि जैसे जो होते हैं नाइट्रोजन के, अभी क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है। ठीक है, NO2 के ऑक्साइड से। अभी इसके ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो होता है, सूर्य का प्रकाश VOC जो होता है, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक और कुछ द्वितीयक प्रदूषक जैसे एल्डिहाइड, टोपोस्फेरिस, ओजोन और पेरोक्सिल नाइट्रेट PAN बोलते हैं, के साथ जटिल अभिक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, और इस समताप मंडल में सप्ताप मंडल वाली ओजोन जो UV किरणों को रोकती हैं फायदेमंद होती है, लेकिन पृथ्वी की सतह के नजदीक रहे ओजोन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है और ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। और सल्फ्यूरस स्मॉग जो है, जैसे लंदन स्मॉग भी बोला जाता है, सल्फ्यूरस स्मॉग हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हो, आंसर हो जाएगा, देखो इसमें NO2O3 और पेरोक्सिल नाइट्रेट PAN की बात कर रहा है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की बात कर रहा है, तो यही है। ठीक है, उपस्थिति में बात होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जीव के अपघटक जीव कहलाता है। कौन सा अपघटक है जो अपघटक अब जो की श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में अपघटक जीव होने चाहिए। अब इसके बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं विषाणु। अब विषाणु तो वायरस हुआ ना यार, सब कॉन्सेप्ट देखो देखो, कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, लेकिन वायरस कैसे हो जाएगा, अपघटक कैसे हो जाएगा वायरस। तो एक एलिमिनेट कर दो, आप एक एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ गया, इतनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे कि खाद्य श्रृंखला, जैसे चारण खाद्य श्रृंखला होती है या मृत जीवों से शुरू होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। डिकम्पोजर मूल रूप से 4 अपघटक होते हैं। अब डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं, एक तो कवक हो गया, जीवाणु हो गया, और क्या हो गया, केंचुए, केंचुए हो गए, और
कीट, ये हो गए। वायरस क्या है? वायरस एक, ये जो वायरस है ये क्या संक्रामक होता है। संक्रामक रोग आपने सुने होंगे तो वायरस के द्वारा होते हैं। संक्रामक एजेंट होता है और ये किसी भी जीवित कोशिका के अंदर अपनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है? ऐसे करके तो आप यहाँ ऐसे इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। अभी बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। आपके लिए आशा करता हूँ कि ये वीडियोस जो है मददगार साबित होंगी इस बार एग्ज़ाम में। थैंक यू।